कहाँ से स्टार्ट करें? आपको मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियर? चलो देखो, अब तक जो हमने पढ़ लिया उसके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीज हमने देखी है इसके अंदर। हम पढ़ रहे हैं पहली बात पॉक्सो एक्ट 2012। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस, है ना। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्या देखा कि यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। किसके प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं हम? चाइल्ड के। बिल्कुल, प्रोटेक्शन किसका है? चाइल्ड का। किस चीज से है? फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस। सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है, ये सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है, इनसे क्या किया जा रहा है? उन चाइल्ड का प्रोटेक्शन किया जा रहा है। अब ये सेक्सुअल ऑफेंसेस क्या है, इनके बारे में आपको सेक्शन 3 से लेकर के 12 तक के सेक्शंस में पढ़ने को मिलेगा। ये अलग से बताते हैं। इसके अलावा आपको 13 से लेकर के करीबन 18 तक के सेक्शन जो है, वो भी इन सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में बताते हैं, जहां पर अटेम्प्ट और कमिट की बात होती है। ठीक है ना, अटेम्प्ट और अमिटमेंट की बात होती है। तो ये जो है आपके सब्सटेंटिव ऑफेंस कैसे है? जानते हो ना सब्सटेंटिव क्या होता है? सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल में अंतर तो पता ही होगा ना आपको, राशि जी? यस सर। हाँ, तो सब्सटेंटिव मतलब जो आप वो कुछ चीज डिफाइन करते हो कि ऑफेंस क्या है और उसकी पनिशमेंट क्या है, मतलब राइट्स और लायबिलिटीज को राइज करते हैं। तो यहाँ पर आपको डिफाइन कर रखा है कि कौन सा ऑफेंस होगा और उसकी लायबिलिटी क्या राइज होगी आप अगर उसे करते हो। तो ये जो है आपको बेसिकली इन चीजों के बारे में बताते हैं। तो हमें यहाँ पर सेक्सुअल ऑफेंसेस, देखो आपको सारी चीजें क्या है इसके नाम से ही पता चल जाएंगी। अब यहाँ पर प्रोटेक्शन की जब बात की जा रही है, तो प्रोटेक्शन मतलब इसका ऑब्जेक्ट है। सेक्सुअल ऑफेंसेस तो हो गई है, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? तो यहाँ पर मेनली अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बताया हुआ है इस एक्ट का, वो क्या है? रेमेडीज। प्रोटेक्शन का मतलब रेमेडीज तो प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो रेमेडीज के लिए इन्होंने क्या बना रखा है? यहाँ पर स्पेशल कोड का निर्माण किया, जिससे क्या हो सके? स्पीडी ट्रायल हो सके और डिस्पोज ऑफ किया जा सके, केस का जल्दी से जल्दी निपटारा किया जा सके, जिससे बच्चे को क्या मिल जाए? उसका हक मिल जाए, उसके साथ इनजस्टिस ना हो, जस्टिस मिले, उसे न्याय मिले। तो इसके लिए ये एक्ट बनाया गया। तो यहाँ पर क्या समझ में आया? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। यहां तक देखा था, हमें पता चला कि ये एक्ट जो है, एक्ट बनने से पहले इसका बिल रखा गया था। बिल रखा 2011 में, पास हुआ 2012 में, तो एक्ट का नाम उसके साथ जोड़ लिया गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई। और इसके अंदर हमने देखा कल प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली? प्रेसिडेंट ने अपनी तरफ से इसमें असेंट कब दी थी, उसके बारे में हमने देखा था। प्रेसिडेंट ने असेंट कब दी? मैंने आपको बताया था असेंट, इनेक्टमेंट और तीसरा शब्द क्या था? असेंट, इनेक्टमेंट और तीसरा शब्द क्या है? अडॉप्शन। इन तीनों का मतलब सेम ही होता है। अगर आपसे असेंट पूछ ले तो असेंट बता सकते हो, अगर आपसे प्रोटेक्शन के बारे में पूछ ले, आई मीन अडॉप्शन पूछ ले कि अडॉप्शन कब हुआ था, तो उसका मतलब भी सेम होता है, और इनेक्टमेंट का भी मतलब सेम होता है। इनेक्टमेंट और अडॉप्शन। तो कब हुआ था बताओ? प्रेसिडेंट ने कब असेंट दी, कब अडॉप्शन किया, कब इनेक्टमेंट किया? बताओ। तो वो किया था, बोलो। 19 जून 2012। 19 जून 2012। इसके अलावा हमने एनफोर्समेंट डेट देखी इसकी। एनफोर्स कब किया गया था? एनफोर्समेंट डेट क्या थी इसकी बताओ? 14 नवंबर
दिया गया था? चिल्ड्रंस डे पे दिया गया था। आपको मैंने बताया था कि जैसे कि अपन ने काफी चीजें इनके बारे में पढ़ा है कि भाई बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है आज से नहीं हो रहे कि भाई आज ही इसकी जरूरत है। ये जो है वो बहुत टाइम पहले से ही उनके साथ एक्सप्लॉइट होता जा रहा है, लेकिन उनके लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं बना हुआ था। एक्सप्लॉइटेशन तो जैसे महिलाओं का हो रहा था उसी तरीके से इनका हो रहा है, इन बच्चों का भी हो रहा है। तो जिसकी वजह से हमने देखा आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 जो है इन बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए, इनके लिए, विमेंस के लिए और चिल्ड्रन के लिए क्या बनाता है? स्पेशल लॉ के निर्माण की बात करता है। ये चीज हमने देखी थी। आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 कहता है कि स्टेट शैल मेक प्रोविजन रिलेटेड टू द विमेन स्पेशल लॉ, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द विमेन एंड चिल्ड्रन। इनकी वजह से हमारे पास आज डीबी एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जिसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से जेजे एक्ट है, चिल्ड्रन से रिलेटेड है ना, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इसके अलावा अपने पास चाइल्ड राइट्स एक्ट है। इसके अलावा हमारे पास और कौन सा? इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट है। ये सारे एक्ट जो है ये इन्हीं बात के बारे में बताते हैं। तो चिल्ड्रन से रिलेटेड तो है अपने पास, पॉक्सो एक्ट भी तो उसी में शामिल हो गया, और विमेन से रिलेटेड डोमेस्टिक डीबी एक्ट हो गया अपने पास। तो ये सारे के सारे एक्ट यहीं से ही गवर्न होते हैं। तो लेकिन हमारे पास जो मेनली अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं पॉक्सो एक्ट, वो 14 नवंबर 2012 को एनफोर्स किया गया। फिर मैंने आपको कुछ और केसेस बताए थे, जैसे कि आपको मैंने कठुआ कांड के बारे में बताया। कठुआ कांड जो जम्मू कश्मीर में हुआ था किसी बच्ची के साथ, उस बच्ची का गैंग रेप किया गया उस केस में, ठीक है। ये 2018 का केस था। इसके अलावा मैंने आपको एक और केस बताया था जिसका नाम था उन्नाव केस। सर एक सेकंड में लिख लूं। कठुआ कांड या कठुआ केस, कठुआ कांड भी बोलते हैं या केस, जो भी आप कहना चाहें। इसके अलावा मैंने आपको बताया था उन्नाव केस, ये 2018 का था कठुआ कांड। जम्मू एंड कश्मीर में आपको पता हो तो एक बच्ची के साथ किया गया था, शायद 5-6 साल की बच्ची या 7 साल की बच्ची, उसके साथ ये गैंग रेप किया गया था, ठीक है। इसके अलावा उन्नाव केस आया था आपके पास। उन्नाव केस कब का था बताओ? उन्नाव केस जो है वो यूपी के अंदर हेल्ड हुआ था। इनके आप स्पेशल नाम क्या है उनको ध्यान रखना, इनके इंटरनेट से या कहीं से भी निकाल लेना उन्नाव केस को किस नाम से जाना जाता है। उन्नाव है या उन्नाव है सर? उन्नाव, UNNAV, उन्नाव केस, ये यूपी के अंदर हुआ था, ठीक है। 17 साल की गर्ल के साथ हुआ था जिसको जॉब चाहिए थी और उसके साथ गैंग रेप किया गया। मतलब 4-5 महीने तक उसके साथ लगातार रेप होता रहा। कभी किसी को बेच देते थे, कभी किसी को बेच रहे उस महिला को, लड़की को। तो फिर वहां पर जब देखा गया कि इस तरह की पॉक्सो एक्ट बनने के बाद ही ऐसी स्थिति है, तो फिर उन्होंने क्या किया, 2019 के अंदर अमेंडमेंट कर दिया और जो पेनिट्रेटिव और ये गैंग से रिलेटेड एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, जो अपन सेक्शन 3 और 5 में पढ़ेंगे, उनके अंदर क्या कर दिया, उनकी पनिशमेंट जो है और ज्यादा बढ़ा दी। और पनिशमेंट कहां रखी है? सेक्शन 4 में और सेक्शन नंबर 6 में बता रखी है इनकी पनिशमेंट। उनके बारे में भी देखेंगे क्या क्या चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली जो बात हो रही थी वो इन चीजों की हो रही थी। जैसे कि आपको पता हो 2012 में ये पॉक्सो एक्ट आ गया था। एक्ट कब आया था? ये 2012 में। लेकिन ये जो एक्ट है क्या किसी विशेष बच्चे के बारे में बताता है क्या? चाइल्ड के रिलेटेड तो बनाया है उन्होंने, लेकिन चाइल्ड में भी कोई विशेष चिल्ड्रन के लिए बनाया क्या? क्या केवल लड़कियों लड़कियों की बनाया? ये एक्ट न्यूट्रल एक्ट है, मतलब लड़कों के ऊपर भी लागू है और लड़कियों के ऊपर भी ये लागू है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो हमें बात समझ में आई यहाँ पर, तो वो इस एक्ट के नाम से हमें समझ में आ रही है सारी चीजें, क्या कहना चाहता है। इसके अलावा मैंने आपको और भी चीज बताई थी कि भाई ये एक्ट जब नहीं आया था तब हम किससे गवर्न करते थे? अगर चाइल्ड से रिलेटेड कोई ऑफेंस हो जाए, सेक्सुअल ऑफेंसेस हो जाए, तो वो कहां से गवर्न कर रहे थे? हम कहां पे बता रखा है रेप के बारे में? आईपीसी में। आईपीसी में सर 306, आईपीसी में तो था 375 और 354, ये तो सेक्शन थे और ज्यादा से ज्यादा 377 बस, ये 3 ही सेक्शन थे। लेकिन क्या इनके अंदर ये तो लिमिटेड है ना, और ये तो हर किसी के ऊपर लागू होते थे, चाहे वो महिला हो चाहे लड़की हो, किसी के ऊपर लागू हो रहे थे। लेकिन क्या स्पेशल प्रोविजन था? कोई भी ऐसा स्पेशल प्रोविजन नहीं था।
इसी वजह से साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2004 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने ये बात कही कि ये जो 375 है ना आईपीसी का, ये एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, इसमें जो चीज डिफाइन कर रखी है वो इन जनरल है। लेकिन बाद में तो जैसी स्थिति आई, तो आपको पता हो, तो मैंने आपको एक केस के बारे में बताया था 2013 में जो केस हेल्ड हुआ था। कौन सा केस था वो? 2012 में हुआ था। 2013 में उसको लेकर के जब नेशनल लेवल की न्यूज बन गई और इंटरनेशनल लेवल पर लोगों की मतलब सरकार की आलोचना होने लगी, क्रिटिसिज्म होने लगा, तो उस केस में उन्होंने क्या किया, 2013 में एक्ट लेके आए, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013, एक्ट नंबर 13 है उसका भी, और उसमें इतने सारे संशोधन किए गए सेक्सुअल ऑफेंसेस को लेकर के, चाहे वो एसिड अटैक हो, महिला के संबंधित जो भी एक्ट हो। आपको बताओ ना वो कौन सा केस है, बताओ? निर्भया कांड, लक्ष्मी वाला सर, वो तो केस निर्भया वाला है, और एसिड अटैक वाला लक्ष्मी वाला। बिल्कुल, एसिड अटैक और वो दोनों हुए थे, ठीक है ना। तो निर्भया केस जो है ना, वो मेन इंपॉर्टेंट रोल रखा था उस टाइम पर, और इसी तरीके से लक्ष्मी केस जो था, लक्ष्मी वाला केस था। इसी तरीके से यहाँ पर इसमें इतने सारे अमेंडमेंट किए जिसकी वजह से सेक्सुअल ऑफेंसेस जो था, ये तो ऑलरेडी आ चुका था, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे आईपीसी में क्या क्या अमेंडमेंट किए, ABCD E तक फॉर्म ले गए ना, 376 के पनिशमेंट कितनी सारी बता दी वहां पर। इसी के अलावा उन्होंने एक 354 ABCD 4 सेक्शन उसमें भी जुड़े थे। तो ये कुछ चीजें इसके अंदर जोड़ी गई इस तरीके से, लेकिन वो सेक्सुअल ऑफेंसेस को डिफाइन कर रही थी, जहां पे चाहे वो डिसरॉब की बात हो, ठीक है ना, डिसरॉब की बात हो, या किसी सेक्सुअल ऑफेंसेस में मेनली जो बात है, अगर इन क्या कहते हैं उसे, मॉडेस्टी को अगर ब्रीच किया जा रहा है, सेक्शन 354A बताता है ना, 354, कि भाई मॉडेस्टी को अगर ब्रीच किया जा रहा है, किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट जैसी चीजों को भी 354A में बताया। उन्होंने कहा अगर किसी तरीके से वॉयरिज्म, उनको प्राइवेसी को हनन किया जाता है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें उन्होंने उसके अंदर जोड़ दी। लेकिन हमारे पास तो 2012 में ही आ गया था एक्ट, जब देखा कि भाई कोई व्यवस्था नहीं थी तब वो पहले ही एक्ट लिए आए थे 2012 में। लेकिन इसमें भी मैंने आपको बताया था एक सेक्शन था, सेक्शन 42A, उसके अंदर भी अमेंडमेंट किया गया था। सेक्शन 42A है या 41A, एक बार देख लेना, कल लिखवाया था मैंने, सेक्शन 42A है। हाँ, 42A के अंदर क्या हुआ, अमेंडमेंट कर दिया 2013 की वजह से। लेकिन हमारे पास तो मैंने जैसे बताया 2019 में भी फिर काफी अमेंडमेंट इसके अंदर करने पड़े पनिशमेंट को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि लोग जो है वो अभी भी इससे गवर्न नहीं हो पा रहे हैं, वो रुक नहीं पा रहे हैं, मतलब बच्चों का और ज्यादा अच्छा तरीके से प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा। तो यहाँ तक मैं रेस कर दूं सारी चीजें। इसके अलावा हमने स्कीम ऑफ द एक्ट इंडेक्स के बारे में पढ़ा कि भाई इस एक्ट के अंदर जो इंडेक्स दे रखी है, इसका स्कीम क्या है, कितनी सारी चीजें इसके अंदर, मतलब कौन कितने सेक्शन बता रखे हैं, टोटल नंबर, और कितने इसके अंदर चैप्टर्स बता रखे हैं। तो हमें क्या पता चला यहाँ पर चैप्टर कितने हैं टोटल, इसमें 9 टोटल चैप्टर थे यहाँ पर 9। टोटल सेक्शन कितने थे इसमें, टोटल सेक्शन बताओ 46, और शेड्यूल कितनी थी, शेड्यूल थी 8। तो ये इसका क्या है, स्कीम है। इसके अंदर क्या क्या चीज जोड़ी इन्होंने, उसके बारे में देख लीजिए। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जब भी किसी एक्ट को बनाया जाता है, जब भी कोई भी एक्ट बनाया जाए, किसी भी एक्ट को बनाया जाता है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, कि उसके अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया जाता है, जिसको अपन यहाँ पर प्रीलिमिनरी कहते हैं, प्रारंभिक, प्रीलिमिनरी। सर शेड्यूल कितनी है, शेड्यूल 1। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि उस एक्ट का नाम क्या होगा, नेम, कहां पर जुरिस्डिक्शन होगा, कहां पर अप्लाई होगा, जुरिस्डिक्शन, ये सब क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका। नेम क्या होगा उस एक्ट का, जुरिस्डिक्शन क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये सारी चीजें इसके अंदर ही डाली जाती है। जैसे कि इसके अलावा क्या डाला है इन्होंने, डेफिनेशंस, डेफिनेशन ही तो इंटेंशन बताता ना, डेफिनेशन ही आप कह सकते हैं इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन। ये सारी चीजें जो है, ये प्रीलिमिनरी पार्ट हो गया इसका। तो यहां पर जो मेन बात बता रखी है वो क्या बता रखी है, सेक्शन 1 और 2,
ऐसे ही पढ़ते हैं ना अपन। यहाँ पर अपन एक्सटेंड, कमेंसमेंट और किसकी बात करते हैं, नेम, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट। तो नेम शॉर्ट टाइटल हो गया, जुरिसडिक्शन क्या हो गया उसका, एक्सटेंड हो गया, और इसके कमेंसमेंट की हम बात कर ही चुके हैं। फिर इसका ऑब्जेक्ट जो है वो प्रीएम्बल बताती है आपको, और डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 में बताई रखी है कि कौन कौन सी डेफिनेशंस अराइज होंगी, इसके मतलब बताई हुई है। ये आपका कौन सा चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर 1। टोटल चैप्टर कितने थे हमारे पास, 9। तो फिर यहाँ पर जब ये सारी चीजें बता दी तो उन्होंने कहा कि जब हमने ये ऑफेंस किससे रिलेटेड था कि प्रोटेक्शन करना है, किनका करना था, बच्चों को करना है, किससे, सेक्सुअल ऑफेंसेस से। तो सबसे पहले इन्होंने क्या चीज डिफाइन की वहां पे, सेक्सुअल ऑफेंसेस को डिफाइन किया। किसको डिफाइन किया, सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड चैप्टर बनाया है कि सेक्सुअल ऑफेंसेस ये होंगे क्या। लेकिन आपने आईपीसी पढ़ी है, 375 पढ़ा, उसमें क्या कोई कैटेगरी दे रखी है इस तरीके की, किसी भी तरीके का कोई कैटेगरी नहीं दे रखी। लेकिन यहाँ पर जो सेक्सुअल ऑफेंसेस को डिफाइन किया वो एक कैटेगराइज वे में किया कि भाई सेक्सुअल असॉल्ट है तो वो क्या होगा, क्योंकि वहां तो डायरेक्ट रेप की डेफिनेशन दे दी, लेकिन इन्होंने रेप को भी अलग अलग तरीके से यूज किया। कहीं पर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बनाया, तो कहीं पर सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बताया, और सेक्सुअल असॉल्ट को भी अलग से डिफाइन किया इन्होंने। सेक्शन 7 जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट बताता है, जबकि सेक्शन 9 ने एग्रावेटेड, उसकी और बड़ी गंभीर अपराध को भी डिफाइन किया इन्होंने अलग से। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज बताई उन्होंने चैप्टर नंबर 2 में, सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में बताया। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो कितने सेक्शंस पढ़ोगे आप, यहाँ पर टोटल नंबर सेक्शन मैंने कितने बताया आपको, 3 to बताओ 3 से लेके 12 तक के सेक्शंस को कवर किया था मैंने यहाँ पे बताया ना। चैप्टर नंबर पनिशमेंट और लायबिलिटी जो है वो 3 to 12 में बता रखी है। तो 3 से 12 चैप्टर नंबर 2 है जहां पर इनके बारे में बता रखा है, लेकिन हर एक चैप्टर में इसके अंदर भी टोटल चैप्टर पता है कितने हैं, चैप्टर नंबर 2 में टोटल सब चैप्टर है इसके अंदर 5। सब चैप्टर कितने हैं इसमें टोटल, 5। कितने हैं, 5 चैप्टर है, और हर एक चैप्टर में कितने सेक्शन है, 2 सेक्शन। देखिए तो पहला है ए नंबर का चैप्टर, दूसरा है बी, तीसरा है सी और चौथा है डी। इसी तरीके से ई नाम का चैप्टर। तो पहला मैंने आपको बताया कि पहला चैप्टर जो है ए नाम का वो है सेक्शन 3 को बताता है, दूसरा सेक्शन 4 को। फिर बी नाम का जो है वो 5 को बताता है, 6 को बताता है। फिर ऐसे ही 7 और 8 और डी के अंदर 9 और 10, और ई जो चैप्टर है वो 11 और 12 सेक्शन को बताता है। समझ में आ गया क्या? अब देखो यहाँ पे पहले मेरा देख लो, फिर उसके बाद देखना उसको। पहले मेरी बात समझ लो फिर उसको देखना। देखो यहाँ पर क्या बता रखा है, सेक्शन नंबर 3 और 4। सेक्शन 3 में तो ऑफेंस डिफाइन करता है और सेक्शन 4 में पनिशमेंट बताता है। इसी तरीके से सेक्शन 5 में डिफाइन करता है ऑफेंस को, ओ सेक्शन 6 में पनिशमेंट बताता है। ऐसे ही सेक्शन 7 में वो ऑफेंस बताता है, सेक्शन 8 में पनिशमेंट बताता है। फिर ऐसे ही इसके अंदर भी ऑफेंस, फिर इसमें पनिशमेंट, फिर इसमें ऑफेंस, फिर इसमें पनिशमेंट। ऐसे बता रखा है ना। आप जब खोलोगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी अलग से, तो इस तरीके से आपको याद नहीं होगा। तो पहले में तो बता रखा है जनरल पनिशमेंट, जनरल ऑफेंस के बारे में। तो जनरल ऑफेंस मतलब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो आम आदमी के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? किसी आम व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, जिसके पास कोई पावर नहीं है, ना ही उसकी कोई ड्यूटी है किसी व्यक्ति को प्रोटेक्ट करने की। तो वो क्या हुआ, केवल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर सेक्शन 3 के अंदर आएगा, और सेक्शन 4 में उसके पनिशमेंट लायबिलिटी को राइज करा जा रहा है कि अगर उसने कोई ऑफेंस कमिट किया तो वो सेक्शन 4 में लगेगा। लेकिन सेक्शन 5 जो है वो किसकी बताता है? पब्लिक सर्वेंट या ऐसे लोग जिनके पास पावर है, जो किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिनकी ड्यूटी है किसी व्यक्ति को संरक्षण देना, उसको प्रोटेक्ट करना।
जैसे कि मान लो कोई डॉक्टर है, अगर मान लो आपके साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो आप कहां जाओगे? डॉक्टर के पास ही तो जाओगे, क्योंकि आपको क्या है, उस पर विश्वास है, आपको उस पर ट्रस्ट है कि वो क्या करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। जिससे कोई भी बीमारी अगर आपको है, किसी तरीके की चोट लग गई है, तो आप वहीं तो जाओगे उसके डॉक्टर के पास। तो आपकी उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसकी ड्यूटी है आपको प्रोटेक्ट करने की। लेकिन वो आपके साथ अगर किसी तरीके का कोई सेक्सुअल ऑफेंस कमिट कर दे तो फिर तो आप तो सुरक्षित कहीं भी नहीं हो। मतलब जिसकी ड्यूटी थी उसने ही आपको नुकसान पहुंचा दिया, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? तो ऐसे लोगों को इसके अंदर डाला जाता है, उसको बोला जाता है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव। एग्रावेटेड मतलब और ज्यादा गंभीर अपराध हो गया, एग्रावेटेड। इसी तरीके से सेक्सुअल असॉल्ट जो है, सेक्सुअल असॉल्ट अगर किसी आम आदमी के द्वारा किया जाता है, उसके पास कोई पावर नहीं है, कोई इंफ्लुएंस नहीं है किसी तरीके से किसी व्यक्ति को करने का, और उसके द्वारा अगर सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है तो उस केस में क्या लगेगा? आपके ऊपर सेक्शन 7 जो इन जनरल बात करता है। लेकिन अगर यही काम अगर किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा आपको कस्टडी में लिया और वो आपके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है किसी तरीके का, तो उसकी ड्यूटी थी आपको प्रोटेक्ट करना, लेकिन उसी व्यक्ति के द्वारा अपनी कस्टडी में लेकर के आपके साथ कोई अभद्रता की गई, तो ये एक गंभीर अपराध हो गया कि नहीं हो गया? फिर आप क्या सोचोगे कि सोसाइटी में जब जिनका काम प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्शन देना है, और वही हमारे साथ अगर ऐसा कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? तो यहां पर उसको क्या माना गया? एग्रावेटेड फॉर्म माना गया। तो चैप्टर नंबर डी में उसी का एग्रावेटेड फॉर्म बता रखा है। और जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसको अपन ई के नाम से जानते हैं, उसके अंदर क्या बता रखा है? सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बता रखा है इन जनरल। ये जनरल है कि सेक्सुअल हरासमेंट कितना होता है, इसका कोई एग्रावेटेड फॉर्म नहीं होता, कोई भी कर सकता है इसे। तो लेकिन यहां पर एग्रावेटेड फॉर्म नहीं बताया, इसको केवल सेक्सुअल हरासमेंट बताया। अब ये जो है इसके अंदर बता रखा है कि सेक्शन 11 में बता रखा है सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, और सेक्शन 12 में उसकी पनिशमेंट बता रखी है कि इसको पनिशमेंट क्या होगी। अब बताओ यहां से समझ में आया चैप्टर 2? अब देखो आगे, तो यहां पर आपको चैप्टर 2 में क्या समझ में आया कि पहले सबसे पहले इन्होंने क्या चैप्टर 1 में तो बताया प्रीलिमिनरी मतलब प्रारंभिक क्या क्या चीजें इस एक्ट के अंदर डाली जाएंगी, जैसे कि लेजिस्लेचर बनाती है अपनी तरफ से लॉ, तो उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया पहले लॉ का, उसमें ऑब्जेक्ट बताया, उसका नाम बताया, उसका काम बताया, उसका जुरिडिक्शन बताया, कहां पर ये अप्लाई होगा। फिर उसके बाद आपने क्या देखा यहाँ पर? उसके बाद हमने यहाँ पर देखा इसका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 में बताया इन्होंने कि भाई जिस ऑब्जेक्ट के लिए, जिसके प्रोटेक्शन के लिए हमने ये लॉ बनाया है, सबसे पहले उसको डिफाइन करो। तो क्या था इसका? सेक्सुअल ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है। ये बात समझ में आ गई? फिर इसके अलावा एक और चैप्टर है जो इसी सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में बताता है, चैप्टर नंबर 3। तो आप जब इसका ऑब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर 3 चीजों के बारे में बात की गई है। एक तो सेक्सुअल ऑफेंसेस जो कि आपने देख लिए, उसके अलावा सेक्सुअल हरासमेंट, और तीसरी बात की गई है वहां पर पोर्नोग्राफी के बारे में। तो पोर्नोग्राफी जो है वो कभी भी अपने आप में सेपरेट नहीं होती, उसके लिए जब तक कोई और चीज नहीं होगी जो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस है, उसके अलावा जब तक वो पोर्नोग्राफी हो ही नहीं सकती एक्चुअली, क्योंकि उसके लिए सेक्सुअल इंटेंशन होनी जरूरी है। तो सेक्सुअल इंटेंशन होगी तो वो 3 से 12 के चैप्टर में आएगा कि नहीं आएगा बताओ? पोर्नोग्राफी के लिए 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है, और वहां पर कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होना चाहिए, या सेक्सुअल असॉल्ट होगा तभी तो वो पोर्नोग्राफी बन पाएगी। वीडियोग्राफी कैसे हो पाएगी उसकी? या तो वो किसी तरीके से इंटरकोर्स कर रहे हो लोग, और किसके साथ कर रहे हो? अगर मान लो वही चीज अगर 18 साल से ऊपर के लड़का लड़की करते हैं, मान लो मेन और विमेन के द्वारा किया जा रहा है, 18 साल से ऊपर के हैं, तो क्या वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आएंगे? क्या बोलिए? केवल पॉक्सो एक्ट के ऊपर लागू होता है, केवल चाइल्ड के ऊपर। चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है? 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके ऊपर लागू होता है। तो उनके अगर उनमें पोर्नोग्राफी हो रही है तो फिर क्या चाइल्ड एक्ट लगेगा? क्या पॉक्सो एक्ट लगेगा? क्या नहीं लगेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये पोर्नोग्राफी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जो मेजर है या चाइल्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन किसी बच्चे के साथ अगर वो हो रही है तो फिर उस केस में वो पोर्नोग्राफी भी इसके अंदर आ जाएगी। तो आपके सामने एक और चैप्टर आ गया, चैप्टर नंबर 3। देखिए चैप्टर नंबर 3 के अंदर कितने से कितने सेक्शन बताता है ये 13 से लेकर के सेक्शन नंबर 13 से लेकर के 15 तक के सेक्शंस को कवर करता है। जहां पर कह रखा है कि अगर किसी पोर्नोग्राफी के अंदर चाइल्ड का यूज किया जाता है तो पहले तो वो यूज करना बता रहा है कि कैसे कैसे है, फिर वहां पर उसकी पनिशमेंट बता रखी है कि पनिशमेंट क्या होगी अगर कोई यूज करता है बच्चे को। और तीसरी बात वो कहता है पोर्नोग्राफी के अंदर, एक बार यहां पर देख लीजिए, इसे बाद में देख लीजिए। पूनम जी आपने थोड़ा कैमरा सेट करो, मेरे को आपकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही। तो यहां पर जो मेनली बात हो रही है वो क्या हो रही है कि यहां पर सेक्सुअल ऑफेंसेस की जब बात की जा रही है, देखो पोर्नोग्राफी क्या है, अकेली नहीं हो सकती, उसके लिए किसी ऑफेंस का होना जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया ना, अबेटमेंट जो है वो अपने आप में सब्सटेंटिव ऑफेंस तो है कि अबेट किया जाता है किसी व्यक्ति को, लेकिन उसके लिए किसी ऑफेंस का होना भी तो जरूरी है। किसी ऑफेंस के लिए आप उकसाओगे तभी तो अबेटमेंट होगा। तो ऐसे ही पोर्नोग्राफी अकेले अपने आप में नहीं होगी जब तक कि उसके साथ कोई चीज नहीं जुड़े। जैसे कि मान लो अगर किसी को पोर्नोग्राफी बनानी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करना पड़ेगा। कोई पोर्नोग्राफी बनानी है तो वहां पर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करना पड़ेगा, या कोई पोर्नोग्राफी बनानी है तो वहां पर सेक्सुअल हरासमेंट या सेक्सुअल असॉल्ट का यूज करेगा या एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का यूज करेगा। लेकिन वहां पर उस केस में सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होता, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट इट्स अ कमिटमेंट। आप कमेंट कर रहे हो किसी के ऊपर, वो सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है, या कोई और चीज अगर आप कर रहे हो तो वो पोर्नोग्राफी के अंदर नहीं आती। लेकिन वहां पर अगर किसी की बॉडी को टच किया जा रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट को टच किया जा रहा है, तो वो सेक्सुअल असॉल्ट में आ गया। तो अगर ऐसा करना पोर्नोग्राफी में आ जाएगा ना। तो ऐसे केस में सेक्शन 13 से लेकर के 15 तक के सेक्शंस बताते हैं कि या तो सेक्शन 13 तो बताता है कि सेक्सुअल पोर्नोग्राफी में अगर किसी बच्चे को यूज किया जाता है तो उसका क्या मतलब होगा, 14 बताता है कि पनिशमेंट क्या होगी, और 15 बताता है कि अगर आपने उस पोर्नोग्राफी को स्टोर करके रख रखा है तो फिर आपकी लायबिलिटी कितनी अराइज होगी। यहां तक समझ में आया? आगे देखिए। तो अभी हमारे पास कौन सा चैप्टर आ गया, एक और चैप्टर आ गया, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जो क्या बताता है, यूजिंग ऑफ अ चाइल्ड इन पोर्नोग्राफी। कितने से कितने, 13 से लेकर के 15 तक के सेक्शन बताते हैं। अब देखिए फैन नहीं है क्या आपके पास? क्या हो गया सर, आपके फैन नहीं लगा क्या? नहीं, एक्चुअली मैंने बंद कर रखा था। सर, आपके पसीने में नहा गए, कैसे पढ़ाओगे? इतना इतने हमको पाप में मत डूबोइए सर। कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। देखो सेक्शन 4 चैप्टर नंबर 4 जो है वो क्या बता रहा है, वो कह रहा है अगर इनमें से कोई भी ऑफेंस जो ऊपर बता रखे ना, आपने देखे ना चैप्टर नंबर 2 के अंदर, चैप्टर 2 के अंदर जो भी ऑफेंसेस बता रखे हैं अगर उनका कमिट किया जाए, मैंने बताया था ना ये एंड पॉइंट ऑफेंस कहलाते हैं, अगर अटेम्प्ट किया जा रहा है उनका तो सेक्शन चैप्टर नंबर 2 अपने आप ही लागू हो जाएगा वहां। लेकिन अगर उनका अबेटमेंट किया जाए, मतलब किसी और थर्ड पर्सन को उकसाया जा रहा है उसके लिए, तो वो। और दूसरा, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा मान लो और कोई एक्ट किया जा रहा है, अटेम्प्ट किया जा रहा है, तो देखो इस चीज को समझो एक बार, एक तो अटेम्प्ट और दूसरी चीज होती है कमिट, सॉरी अटेम्प्ट और दूसरा होता है अबेटमेंट। जो यहाँ पर ऑफेंसेस बता रखे हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस बता रखे हैं, उनमें से या तो उसका उकसाना, अबेटमेंट की डेफिनेशन हमने कल परसों ही पढ़ी थी, क्या बता रखा है वहां पर, 3 एलिमेंट होते हैं, एक तो इंस्टिगेशन करना या उसमें खुद इंगेज हो रहा है किसी कॉन्स्पिरेसी के दौरान, और जो तीसरा पॉइंट होता है उसका सेक्शन 107 पढ़ा था ना हमने, इसमें भी क्या इसमें भी बता रखा है कि वहां पर या लीगल आपने इंटेंशनली एड दी है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया था कि मान लो किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति है उसको सामने कोई लड़की दिखाई दी और वो किडनैप करके उस लड़की के साथ, किडनैपिंग तो एक अलग ऑफेंस हो गया, लेकिन उसको किसके इरादे से वहां से किडनैप कर रहा है कि जिससे उसके सेक्सुअल इंटेंशन को पूरा कर सके,
भी ऑफेंस कमिट कर रहा है, सेक्सुअल ऑफेंस कमिट कर रहा है जो चैप्टर 2 में बता रखा है, तो अगर उसने वो चैप्टर 2 के अंतर्गत जो ऑफेंसेस बता रखे हैं, चाहे वो इंटरपेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करे, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट कोई भी ऑफेंस कमिट करे, लेकिन वहां पर जो इंटेंशनली एड दी गई उसको किडनैप करने के लिए जिस व्यक्ति ने गाड़ी दी, या वो कह रहा है कि मेरा कमरा यूज कर लेना या मेरा घर यूज कर लेना उस बच्चे के साथ ऐसा करने के लिए, तो वो क्या हो गई, इंटेंशनली एड हो गई। तो ये सारी चीजें, तीनों चीजें किसमें आ गई, अबेटमेंट के अंदर आ गई। इंस्टिगेशन, दूसरा एंगेज द कॉन्स्पिरेसी और तीसरा इंटेंशनली एड। तो आप इसके साथ 107 ऑफ आईपीसी भी लिख सकते हो। और ये अटेम्प्ट के बारे में तो आपको पता ही है 511 आईपीसी में। इसके अलावा और क्या चीजें होती है इसके अंदर बताओ। यहां पर वही ऑफेंस जो कि यहां पर एक्चुअली बता रखे हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा है। जो इस चैप्टर में बता रखे हैं सेक्सुअल ऑफेंस, उसमें अगर कोई अबेटमेंट किया जाता है उस ऑफेंस का या अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस ऑफ दिस एक्ट या अंडर दिस एक्ट, तो वो सारे, जी बोलिए सर। एक तो इंस्टिगेशन हो गई, एक इंडिकेशन हो गया और तीसरा इंडिकेशन नहीं, इंस्टिगेशन और इंस्टिगेशन या प्रोवोकेशन या एंकरेज, किसी भी तरीके से। इंस्टिगेशन का मतलब बहुत सारा हो जाता है ना, उकसाना, कुल मिला के बात। दूसरा होता है एंगेज विद द कॉन्स्पिरेसी, एंगेज इन विद द 2 पर्सन, मोर पर्सन या 1 पर्सन, वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन वो अबेटमेंट हो रहा है बाय द कॉन्स्पिरेसी। तो यहां पर मैंने क्या बताया अभी आपको, तो अबेटमेंट जो है वो सेक्शन, देखो आईपीसी में तो है 107 में, लेकिन हमारे पास यहां पर पॉक्सो एक्ट में है वो 116 में, सॉरी सेक्शन 16 में बता रखा है। और अटेम्प्ट की, और इसका पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 17 में, और अटेम्प्ट क्या होगा उसके 18 में बता रखा है। लेकिन अगर अटेम्प्ट की जगह वो कमिट हो जाएगा तो फिर कहां जाएगा वो, 3 से 12 में, चैप्टर नंबर 2 में कहा। तो इनके बारे में चैप्टर 4 बता रखा है। इसी तरीके से यहां पर चैप्टर 5 भी बता रखा है। मान लो किसी को पता हो, किसी मीडिया वाले को, किसी व्यक्ति को पता हो कि वहां पर कोई ऑफेंस कमिट होने वाला है, ठीक है, उसको पता है कि ऐसा कोई कमिट होने वाला है, तो हमने कल पढ़ा था ना कंसीलमेंट ऑफ डिजाइन। तो लेकिन यहां पर कंसीलमेंट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि किसी व्यक्ति को किसी बात के बारे में पता चला तो उसकी ड्यूटी है कि वो बताए, नहीं तो उसकी लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो जाएगी वहां पे, क्योंकि किसी बच्चे के साथ कोई घटना घटित होगी तो जिम्मेदारी तो सबकी होती है ना उसमें। तो वहां पर ऐसी ऑब्लिगेशन के बारे में बता रखा है, तो वहां पर लिखा हुआ है प्रोसीजर फॉर द रिपोर्टिंग ऑफ द केसेस। भाई आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अब ये रिपोर्टिंग में मीडिया वाले भी शामिल है कि नहीं है, बताइए। मीडिया वाले भी शामिल है, हर एक व्यक्ति शामिल है यहाँ पर, जिसको भी उसके बारे में नॉलेज है, या मीडिया के अंदर ही ऐसा कोई हो रहा है, होटल में हो रहा है, किसी धर्मशाला में अगर ऐसा कोई एक्ट हो रहा है बच्चे के साथ और किसी व्यक्ति को पता है, तो वो हर व्यक्ति लायबल होगा, ठीक है। तो यहां पर कितने से कितने सेक्शंस को बता रहा है, उसका पूरा प्रोसीजर बता रहा है कि आपको किसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। मान लो आपको पता है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट चाइल्ड के लिए तो बनाई है, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, ये चाइल्ड के लिए तो है, या कोई पुलिस, लोकल पुलिस को आपको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं दी, तो आपकी जिम्मेदारी होगी उसके लिए। लेकिन अगर इसी केस में अगर चाइल्ड के बारे में बात की जाए तो चाइल्ड की कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होती। लेकिन अगर चाइल्ड ने कोई इंफॉर्मेशन दी और पब्लिक ऑफिसर ने, पब्लिक पुलिस ऑफिसर ने अगर वो नहीं लिखी, तो पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी कि नहीं होगी। तो उस केस में पुलिस वाले को लिखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कहेगा कि बच्चे ने कहा तो कोई बात नहीं, छोड़ो, ऐसे कहते रहते बच्चों को क्या। लेकिन अगर बच्चे ने कोई इंफॉर्मेशन इस तरीके की दी है तो ऐसे केस में उनको बताना पड़ेगा, उनको लिखना पड़ेगा, बाकायदा वो एफआईआर दर्ज करवाना है और उस जगह पे देखना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है आपको चैप्टर 5 में प्रोसीजर फॉर द रिपोर्टिंग ऑफ द केसेस के बारे में मिल जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें ऑब्लिगेशंस अराइज की गई है। जब किसी व्यक्ति की ऑब्लिगेशन, किसी व्यक्ति की ड्यूटी अराइज की जाती है, तो ऐसे केस में
ऐसे केस में जब ड्यूटी अराइज की जाती है तो उसकी लायबिलिटीज भी अराइज की जाती है, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी इंफॉर्मेशन देना, लेकिन उसने ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में उसकी लायबिलिटी अराइज की जाएगी, उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो आपको ये यहां तक बात समझ आ गई होगी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 देखिए, चैप्टर नंबर 6 क्या है। चैप्टर नंबर 6 जो है वो बताता है आपको, अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है, तो ऑफेंस जब कमिट हुआ है किसी व्यक्ति के साथ, तो वहां पर उस चाइल्ड के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? तो देखो, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किस किस के द्वारा किए जाते हैं? 164 आपने देखा ही है ना, आरपीसी का कहता है इसके बारे में। इसी तरीके से सेम प्रोसीजर यहां पर भी चलेगा, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि किसी बच्चे के साथ कोई ऑफेंस हुआ तो रिपोर्ट दर्ज करवाई हमने चैप्टर नंबर 5 में। जैसे ही रिपोर्ट दर्ज हुई तो इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी तो पुलिस वाले भी इन्वेस्टिगेट करेंगे उस चीज का, और उसके अलावा मजिस्ट्रेट भी चाहे तो वो भी कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। इसके अलावा जब ऐसा स्टेटमेंट या इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होती है तो वहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन तो होगा उस बच्चे का, कि सच में उस बच्चे के साथ कोई रेप हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, हुआ क्या एक्चुअली, तो उसके बारे में जो है आपको चैप्टर नंबर 6 में पढ़ने को मिलता है। और ये क्या बताता है आपको? प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर होगा फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड के स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर, कितने से कितने सेक्शंस को कवर करता है बताइए? तो ये सेक्शन कवर करता है सेक्शन 24 से लेकर के 27 तक के सेक्शंस को। इसके अलावा देखिए, फिर इसके अलावा अब आपके पास क्या हो गया? रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट चाइल्ड के बारे में सब आपको समझ में आ गया कि भाई उसके बच्चे के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब जब रिकॉर्ड स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं तो उसके बाद वो क्या होता है? कोर्ट के पास ही जाएगा ना वो सारा का सारा, यही तो होता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोर्ट के पास भेजते हैं। तो साहब यहाँ पर आ गई कोर्ट आपके पास, चैप्टर नंबर 7 जो स्पेशल कोर्ट की बात करती है, क्योंकि जब कोई स्पेशल कोर्ट स्पेशल एक्ट बनाया जाता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को लेकर के, तो उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट ही बनाई जाती है। जैसे कि राजस्थान लैंड कंट्रोल एक्ट पढ़ते हो तो उसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल बना रखे हैं उन्होंने। तो हर एक एक्ट को इंप्लीमेंट करवाने के लिए एक बॉडी स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर स्पेशल कोर्ट। लेकिन ये स्पेशल कोर्ट जिसको डेजिग्नेशन चिल्ड्रन कोर्ट की भी होती है, चिल्ड्रन कोर्ट ही तो है एक तरीके का, इसी को अपन सेशन कोर्ट ऑफ सेशन की भी पावर होती है, लेकिन होता ये सेशन कोर्ट ही है। लेकिन उसी का डेजिग्नेशन चिल्ड्रन कोर्ट में या स्पेशल कोर्ट के तौर पर चेंज कर दिया जाता है। ये बात तो समझते हो ना? ये आपको आगे ये चीजें पढ़ने को मिलेंगी। इसी के बारे में आपको जेजे एक्ट में भी पढ़ने को मिलेगा, सेक्शन 2 के क्लॉज 20 के अंदर, जहां पर बता रखा है स्पेशल कोर्ट, वहां पर स्पेशल कोर्ट तो नहीं दे रखा, वहां पर दे रखा चिल्ड्रन कोर्ट, ऐसे ही है ना, सेक्शन 19 में जिसकी पावर बता रखी है। तो आपको यहाँ पर स्पेशल कोर्ट के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा कि स्पेशल कोर्ट को कौन तो बनाएगा, यानी तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना उसका पर्पस क्या होगा। तो हमने अभी पर्पस के बारे में तो पहले ही देख लिया था, पॉक्सो एक्ट में किस स्पीडी ट्रायल के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कौन व्यक्ति बैठेगा, ये स्पेशल कोर्ट के पास कौन सी पावर होगी, किस तरीके से कमिट होगी, और इसके अलावा इसके अंदर जो प्रोसिक्यूशन का पार्ट निभाएगा अपनी तरफ से, केस तो लेके जाएगा ना कोई व्यक्ति, बताइए, कोई ना कोई व्यक्ति केस तो लेके जाएगा ना उस केस में। तो ऐसे केस में वहां पर जैसे कि अपने जो क्रिमिनल कोर्ट होते हैं उनमें कौन जाता है केस को लेकर के? एपीपी जाता है सर, एपीपी जाता है, पीपी जाते हैं, यही होता है ना। तो यहाँ पर कौन होगा? यहाँ पर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी होगा जो उस केस को हैंडल करेगा, डील करेगा। अगर ठीक किससे रिलेटेड मैटर है, सेक्सुअल ऑफेंस चाइल्ड से रिलेटेड कोई सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं, तो उस केस में डील करने वाला कौन होगा? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इनसे डील करना पूरा का पूरा एक पूरा सेक्शन चैप्टर बता रखा है, चैप्टर नंबर 7, जहां पर सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन नंबर 28 से लेकर के 32 के सेक्शंस को कवर करता है। कितने से कितने सेक्शन? चैप्टर नंबर 7 में स्पेशल कोर्ट, जहां पर 28 से लेकर के 32 तक के सेक्शंस को कवर करता है। अब यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन और ये
सारी चीजें बता दी इसकी कैसे स्पेशल कोड बनाया जाएगा, क्या पावर होगी, कौन डील करेगा इनसे। अब इसी के बारे में ये चैप्टर नंबर 8 जो है वो बताता है कि स्पेशल कोड के पास क्या पावर होगी और क्या प्रोसीजर इसके द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। प्रोसीजर एंड पावर ऑफ द स्पेशल कोड। क्या बच्चे का अगर ट्रायल करेगा तो वो कैमरा ट्रायल होगा, किस तरह की पावर को यूज करेगा, ठीक है, समन, वारंटी और भी सारी चीजें हैं। एग्जामिनेशन करेगा तो क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन किस तरीके से करेगा। अगर बच्चा ऐसा है जहां पर वो बच्चा मतलब ऑफेंस जो है सेक्सुअल ऑफेंस किसी चाइल्ड ने किया है, सेक्सुअल ऑफेंस किसी बच्चे के साथ चाइल्ड ने किया है, तो फिर उस केस में क्या होगा, क्या यही प्रक्रिया इस्तेमाल की जाएगी या जेजे एक्ट में जाएंगे, क्योंकि जेजे एक्ट तो करता है ना, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो बताता है कि अगर चाइल्ड कोई भी कन्फ्लिक्ट विद लॉ, किसी लॉ का ब्रीच करता है, तो उसने लॉ कौन सा ब्रीच किया, अगर सेक्सुअल ऑफेंस कमिट किया तो पॉक्सो एक्ट का ब्रीच कर दिया, उसके सेक्शंस का ब्रीच कर दिया उसने, तो उसकी लायबिलिटी जेजे एक्ट के तहत ठहराई जाएगी। तो इसी वजह से यहां पर ये कितने से कितने सेक्शन बता रखे हैं, यहाँ पर पावर एंड कोड प्रोसीजर बता रखा है, स्पेशल कोड का रिकॉर्ड करने के लिए कहा है एविडेंसेस के बारे में। फिर ऐसे ही 28 से 32 हो गया ना सर, ये तो नहीं ये कहा है 28 से 32 में, 33 से 33 से सेक्शन नंबर 33 से लेकर के और करीबन 38 तक के सेक्शंस को कवर करता है। और अब लास्ट एंड फाइनल जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 9, वो बताता है मिसलेनियस तकरीम के बारे में। ये क्या कह रहा है, ये बता रहा है आपको मिसलेनियस जो चीजें इनके अंदर छूट गई हैं, उनके जो प्रोविजन है जो कि इससे रिलेवेंट है, कहीं ना कहीं किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, उनको इसने किसने जोड़ दिया, 9 चैप्टर में मिसलेनियस। और ये चैप्टर ज्यादातर हर एक एक्ट, स्पेशल एक्ट के अंदर होता है, स्पेशल में भी होता है, इन जनरल एक्ट में भी ये पाया जाता है। तो मिसलेनियस का वैसे क्या मतलब निकाला, ऐसे मतलब जो बची हुई चीजें छोड़ देते हैं क्या, इसमें क्या मिसलेनियस मतलब क्यों एक होता तरीके है? से अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो बताना चाहते थे लेकिन उनको जोड़ नहीं पाए, उसके अंदर कई चैप्टर के अंदर चीजें छूट जाती हैं, तो वो जो चीजें हैं जो एक्स्ट्रा वो अगर अपनी तरफ से बताना चाहते हैं तो उनको मिसलेनियस के कंसेप्ट में जोड़ देते हैं। जैसे मिसलेनियस केस होते हैं ना, ऐसे मिसलेनियस ये भी। तो कितने से कितने सेक्शन हो गए इसमें, सेक्शन 39 से लेकर के 46 तक। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया। तो हमें क्या पता चला, चैप्टर पूरे इसके अंदर कितने हैं, टोटल 9 चैप्टर हैं। सेक्शन कितने हैं इसमें, 46, और एक इसमें लास्ट शेड्यूल दे रखी है जो आर्मी के बारे में बताती है कि अगर आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा अगर कोई किया जाता है तो उनके बारे में बताता है कि किसका डेजिग्नेशन क्या होगा, कैसे काम करेगा, जो कि आपके चैप्टर नंबर सेक्शन चैप्टर नंबर 2 के जो एग्रावेटेड फॉर्म बता रखे ना, वहां पे एग्रावेटेड फॉर्म कौन से है, जो सेक्शन नंबर 5 में बता रखा है और सेक्शन नंबर 9 में बता रखे हैं। तो उसमें अगर किसी आर्मी के ऑफिसर ने कोई एक्ट किया तो फिर उसकी लायबिलिटी जो है वो शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है, क्योंकि शेड्यूल 1 में बता रखा है उनके बारे में। ठीक है, यहां तक ये पूरा का पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया, स्कीम ऑफ द एक्ट समझ में आ गई ना आपको। सर इसमें शेड्यूल कौन दे रखा है, अच्छा हाँ मिल जाएगा आपको। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक्ट को जब स्पेशल एक्ट बनाया जाता है तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट करवाना है ना, तो उसके लिए रूल्स रेगुलेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपको पता है ना, इसमें जैसे ये पॉक्सो एक्ट बना दिया आपके पास, तो इसके रूल्स भी बनाए गए और ये रूल्स 2012 में ही बनाए गए। जैसे आपको जेजे एक्ट पता है, जेजे एक्ट 2015 में बना था, तो उसके रूल जो है वो 2016 में आए थे, लेकिन इसके आगे रूल्स ला दिए गए थे। इस एक्ट को इसमें लिखा था 20 है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 220। क्या चीज, मतलब इसकी हेडिंग तो इन्होंने 220 वाली दे दी सर, जोड़े तो शायद 12 में होंगे क्योंकि इसमें लिखा है कि गजेट में तो 2012 में प्रकाशित हुआ था। मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं है, रूल्स रेगुलेशन तो हर टाइम निकलते ही रहते हैं भाई। एक्ट को इंप्लीमेंट करवाने के लिए कितने रूल निकालते हैं वो तो गवर्नमेंट का काम है ना उस एक्ट को इंप्लीमेंट करवाने के लिए। अब जैसे आपने जैसे 2020 पढ़ा ना, उसके अंदर तो पहले जो पॉक्सो एक्ट बना था 2012 का, उसके लिए रूल्स जो चाहिए थे वो 2012 में बना दिए थे। लेकिन जैसे आपने देखा कि अमेंडमेंट एक्ट 2019 आ गया था ना, उसके लिए तो रूल्स चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसके लिए फिर उन्होंने 2020 का बना दिया होगा। तो ये तो निकलते रहते हैं, इसका कोई फर्क नहीं। बाकी ये इंडेक्स समझ में आई कि नहीं आई आपको, बेहतरीन तरीके से आनी चाहिए। अब देखो इसके अंदर जो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं वो इसके अंदर की थोड़ी सी चीज देख लेते हैं आज, जैसे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रियम्बल क्या है जिसको
टाइटल बोलते हैं। तो अब हम इसकी लॉन्ग टाइटल को देखते हैं, क्योंकि शॉर्ट टाइटल तो हमें पता ही है, दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो लॉन्ग टाइटल और एक शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल का मतलब तो आपको पता है कि एक्ट द नाम विद ईयर, ध्यान रखना ईयर के बगैर कोई भी एक्ट का नाम पूरा नहीं होता, तो वो क्या होगा, शॉर्ट टाइटल हो गया। लेकिन लॉन्ग टाइटल क्या होगा, हमेशा उस एक्ट का ऑब्जेक्ट बताने वाला प्रीएम्बल जो है, क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल भी बोला जाता है, प्रस्तावना। तो आपको पता चला यहाँ पर इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर किस तरीके से किसी कानून का निर्माण करता है। तो वो स्टेप बाय स्टेप आपने सारी चीजें देखी कि किस तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा बढ़ाया था। अच्छा, तो आपको हर एक चैप्टर अपने आप याद हो गया होगा। तो हम एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या चीज देखी हमने चैप्टर 9 में। पहले तो हमें पता चला कि शेड्यूल कितनी है, सॉरी टोटल चैप्टर कितने हैं, 9। दूसरा हमने यहाँ पर देखा कि टोटल सेक्शन कितने हैं, तो वो 46, और शेड्यूल कितनी है, तो 1। यहाँ तक तो क्लियर। तो चैप्टर जब 9 की हम बात कर रहे थे, तो हमने वहां पर क्या देखा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है किसी भी एक्ट का, लेजिस्लेशन ऐसे ही करती है, तो पहले इंट्रोडक्शन दिया। लेकिन इसका एक्सेप्शन पता है क्या है आपके सामने, यहाँ पर इंट्रोडक्शन पहले नहीं दे रखा। बताओ कौन सा ऐसा कानून है जिसका इंट्रोडक्शन बाद में दे रखा है, पहले नहीं दे रखा? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, उसका कॉन्स्टिट्यूशन का इंस्ट्रक्शन उन्होंने बाद में दिया, उससे पहले उन्होंने सारी बातें बता दी। ऐसा ही है ना उसके अंदर। तो यहाँ पर बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया गया, उसके लेजिस्लेशन की इंटेंशन। देखो जब भी कोई डेफिनेशन क्लॉज डाला जाता है तो वो क्या होता है, वो केवल दिखाने के लिए नहीं डाला गया, वो आपको अपनी इंटेंशन बताना चाह रहे कि हमने इसका मतलब क्या निकाला है। आप अपनी तरफ से कुछ भी निकाल सकते हो ना उसका मतलब, लेकिन उन्होंने आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि इसके अलावा आपको उसका मतलब कुछ भी नहीं समझना है। मतलब वो अपना इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं उस डेफिनेशन क्लॉज के अकॉर्डिंग। बताइए, डेफिनेशन क्लॉज के अकॉर्डिंग वो अपना इंटरप्रिटेशन बता रहे कि हमारी इंटेंशन क्या है इस शब्द को लेकर। जैसे कि उन्होंने स्पेशल कोर्ट डाला तो उसका इंटेंशन बताया कि इसका मतलब सेक्शन 28 से निकालना। जैसे उन्होंने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बताया तो उन्होंने कहा कि भाई इसका मतलब क्या होगा, क्या काम है इसका, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो उन्होंने कह दिया कि सेक्शन 22A में, सेक्शन 2 के क्लॉज यू में देख ले जो सीआरपीसी में बता रखा है, नहीं तो हमारा अलग से जो सेक्शन बता रखा है उसमें देख ले। तो उनका इंटेंशन जो है वो ही हमें फॉलो करना पड़ता है। तो हमें इसलिए क्या मिलता है, हमारे पास इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर के बारे में पता चलता है, जो सेक्शन चैप्टर नंबर 1 में बता रखा है। फिर उन्होंने क्या सोचा होगा, उन्होंने सोचा होगा कि भाई इस एक्ट को बनाने के लिए जिसका जो उद्देश्य है उसको तो पहला पता होना चाहिए ना। तो मेन क्या चीज थी, अगर प्रोटेक्शन करना फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस, किसका, चाइल्ड का। तो उन्होंने सबसे पहले सेक्सुअल ऑफेंसेस को ही वहां पर डिफाइन किया, सेक्सुअल ऑफेंसेस को डिफाइन किया, जो अपन ने सेक्शन 3 से लेकर के 12 तक के सेक्शंस को देखा चैप्टर नंबर 2। फिर उसमें लायबिलिटीज भी राइज करी। आपको पता ही है जब भी कोई सब्सटेंटिव ऑफेंस होते हैं तो उन सब्सटेंटिव ऑफेंस की लायबिलिटीज भी राइज कराई जाती है, तो इसलिए उनको सब्सटेंटिव बोला जाता है ना। तो 3 से लेकर के मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 ये 4 चैप्टर जो है वो सब्सटेंटिव ऑफेंस की बात बताते हैं, जहां पर वो अवेटमेंट और अटेम्प्ट की बात करते हैं। पोर्नोग्राफी के चैप्टर के बारे में बात करते हैं, जो 13 से लेकर के 15 तक के सेक्शंस को कवर करता है चैप्टर नंबर 3, जहां पर चाइल्ड को पोर्नोग्राफी यूज में किया जा रहा है, लेकिन वो पोर्नोग्राफी तब तक इन्वॉल्व नहीं हो सकती जब तक कि चैप्टर नंबर 2 का अप्लाई नहीं होगा। समझ आती है ना बात? अवेटमेंट और जो अटेम्प्ट है किसी ऑफेंस का, तो वो होना कहां से चाहिए, वो भी चैप्टर नंबर 2 से होना चाहिए। तब मतलब उसका भी सीधा लिंक है उससे, क्योंकि उसके बगैर वो काम ही नहीं करेगा अटेम्प्ट और अवेटमेंट। इसी तरीके से हमने फिर प्रोसीजर पार्ट के ऊपर आ गए, जहां पर रिपोर्ट की बात हुई, या अपन सीआरपीसी में पढ़ते हैं ना सेक्शन 154 से इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो पहले आपको रिपोर्ट करवानी पड़ेगी। तो उसका रिपोर्टिंग ऑफ द केसेस का प्रोसीजर बता रखा है, कितने से कितने सेक्शन में, चैप्टर नंबर 5 और सेक्शन नंबर कितने से 19 से लेकर के 23। बताइए, फिर उसके बाद जब ऐसी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, रिपोर्ट लिखवाई जाती है, तो उसके बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं चाइल्ड के। अब ये पुलिस वाला भी कर सकता है, मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, और उसके अलावा एग्जामिनेशन भी किया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन उसका। तो ये चैप्टर नंबर 6 24 से लेकर के 27 तक के सेक्शंस को। फिर जब इस तरीके की चीजें रिकॉर्ड हो जाती है तो उसके बाद फाइनल रिपोर्ट जाएगी कि नहीं जाएगी कोर्ट के पास। फाइनल रिपोर्ट जाती है भाई साहब स्पेशल कोर्ट के पास, लेकिन स्पेशल कोर्ट के पास जाने से पहले उन्होंने कहा कि पहले स्पेशल कोर्ट तो समझ लो क्या है ये। तो उन्होंने बता दिया कि स्पेशल कोर्ट जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा, या उसको डेजिग्नेशन दी जाएगी इस तरीके की, और ये कौन होगा, किस तरीके से इसके अंदर व्यक्तियों को अपॉइंट किया जाएगा, और इसका मेनली पर्पस क्या होगा। तो उन्होंने
सेक्शन इस्तेमाल करेगा? अगर किसी भी तरीके का पॉक्सो एक्ट के अंदर कोई भी बच्चे के साथ कोई भी ऑफेंस होगा तो उसी से ही डील करेगा। तो कितने से कितने सेक्शन बताता है? 28 से लेकर के 32 के सेक्शन। चैप्टर नंबर कौन सा है बताओ? चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 8 जो है उसी बात के बारे में, जब आपके पास कोई केस आएगा, स्पेशल कोर्ट के पास कोई केस आएगा, तो फिर उसके पास क्या पावर होगी, क्या प्रोसीजर होगी, किस तरीके से एविडेंसेस को रिकॉर्ड करेगा, उन सारे प्रोसीजर के बारे में भी बताता है। ट्रायल होता है तो एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाता है ना उस केस में। तो फिर उस केस में चैप्टर नंबर 8 बताता है आपको सेक्शन 20 बताओ, सेक्शन 33 से लेकर के 38 तक के सेक्शन। और फिर लास्ट एंड फाइनल मिसलेनियस चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, जहां पर आपको सेक्शन 39 से लेकर के सेक्शन 46 तक के समझा रखे। जो कुछ छूट गया हो तो उसमें उन्होंने डाल। ठीक है, यहां तक की तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखो यहां पर हम एक बार ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, 5 मिनट का और कर लेते हैं क्लास को, फिर ओवर करेंगे। देखो यहां पर हमने क्या देखा, सबसे पहले लॉन्ग टाइटल के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या बता रहा है पीएम। तो कह रहा है टू एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल असॉल्ट। पहला है सेक्सुअल असॉल्ट, छोटे से स्टार्ट किया इन्होंने, सेक्सुअल असॉल्ट। फिर दूसरा कहा इन्होंने सेक्सुअल, ध्यान रखना सेक्सुअल असॉल्ट जो है उसके अंदर दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक तो केवल इन जनरल सेक्सुअल असॉल्ट और दूसरा होता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। उसको इन्होंने अलग से कैटेगराइज कर रखा है सेक्शन नंबर 3 में और सेक्शन नंबर 7 में। जैसे हार्ट के अंदर ग्रीवियस हार्ट ऑलरेडी शामिल होता है ना, बस आपने तो हार्ट समझा है, लेकिन उन्होंने अलग से डिफाइन कर रखा है हार्ट कितना होगा, लेकिन उसका एक्सटेंशन तो कितना ही हो सकता है ना, वो ग्रीवियस हार्ट भी हो सकता है। तो यहां पर इसी तरीके से सेक्सुअल असॉल्ट हो गया। फिर दूसरा होता है सेक्सुअल हरासमेंट, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में कहां से कहां तक बता रखा है? सेक्शन 11 में बता रखा है, ये अलग ही एक चीज है। तो सेक्सुअल हरासमेंट सेक्शन 11 में इसके बारे में बता रखा है और सेक्शन 12 इसका पनिशमेंट बता रखा है। फिर आती है उसके बाद तीसरी कैटेगरी पोर्नोग्राफी, लिखा हुआ है ना पोर्नोग्राफी। तो ये पोर्नोग्राफी जो है बिना सेक्शन चैप्टर नंबर 2 के ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको उसके लिए पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करना पड़ेगा, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करना पड़ेगा, या सेक्सुअल असॉल्ट या एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव। तो इसमें कितने सेक्शन इन्वॉल्व होते हैं ऑलरेडी? सेक्शन नंबर 3, 4, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 9, 4 सेक्शन इन्वॉल्व होते हैं, जिसके बारे में लायबिलिटीज को अराइज करते हुए सेक्शन 14 बताता है कि कितनी पनिशमेंट होगी इसके लिए। सेक्शन 13 भी तो आ जाएगा ना, उसमें पूरा बताया है वो वाला। सेक्शन 13 तो ऑलरेडी बता ही रहा है इसके बारे में। सेक्शन 13 तो है ही, वो तो कह ही रहा है ना कि अगर पोर्नोग्राफी कर रहे हो तो उसमें चाइल्ड का यूज होना चाहिए, अभी तो पॉक्सो में आएगा, तो वो तो पहले डिफाइन कर ही रहा है उसको। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि चाइल्ड के साथ जो ऑफेंसेस होंगे वो तो वही होंगे ना जो चैप्टर 2 में बता रखे हैं, उनकी जगह तो पोर्नोग्राफी हो ही नहीं सकती। उसके बाद क्या तक समझ में आ गया? फिर इसके अलावा तीसरा पॉइंट दे रखा है यहां पर, प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट, चैप्टर नंबर 7। इनके साथ लिख लो अगर चाहो तो, याद हो जाएगा। क्यों बनाया जा रहा है स्पेशल कोर्ट? इसलिए बनाया गया जिससे इस एक्ट का इंप्लीमेंट करवाया जाए। भाई पनिशमेंट बता दी तो इससे थोड़ा होगा, कोर्ट भी तो होनी चाहिए जो उससे डील करे, क्योंकि आज के टाइम पर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा ऑफेंसेस सेक्सुअल ऑफेंसेस ही हो रहे हैं बच्चों के साथ और चाइल्ड के साथ ज्यादा हो रहे हैं। तो उनके लिए उसको स्पीडी ट्रायल, उसको जस्टिस टाइम पे मिल सके, इसके लिए उन्होंने क्या बनाया? स्पेशल कोर्ट का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? स्पेशल कोर्ट का। क्या लिखा हुआ है? स्पेशल कोर्ट पर्पस क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर द ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस। सच ऑफेंसेस का क्या मतलब है बताइए? जो इस एक्ट में बता रखी हो उनके बारे में क्या है? फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू, और इनसे रिलेटेड और भी कोई मैटर अगर अराइज हो रहे हैं तो उनको भी कौन सुनेगा? स्पेशल कोर्ट ही सुनेगी। ठीक है, तो यहां पर मेनली बात जो आपको समझ में आई वो इसका ऑब्जेक्ट बताने की कोशिश की जा रही है। आगे देखिए यहां पर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी बताई थी इस एक्ट की, वो कहां से मिलती है? तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटर एरिया पावर्स एम्पावर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल
देने की शक्ति कहां से मिलती है, वो है आर्टिकल 15 का क्लॉज 3। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से। आगे देखिए, फिर एक कन्वेंशन भी हुई हमारे यहाँ पर, एक चाइल्ड के राइट्स को लेकर के इंटरनेशनल लेवल की कन्वेंशन हो चुकी है, जिसको हमने बाद में अडॉप्ट किया। वो कन्वेंशन हुई तो हम भी उसके पार्ट थे, क्योंकि यूएन के बारे में सुना होगा ना, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पर उनकी उसकी जो जनरल असेंबली में है, उसमें लॉ पास किया गया कि भाई बच्चों को के साथ इतना एक्सप्लॉयटेशन किया गया है, इसे किसी ना किसी तरीके से उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो उन्होंने वहां पर एक एक्ट का निर्माण किया, एक कन्वेंशन की गई थी। किससे संबंधित थी वो? कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ये आपको हर एक्ट में मिलेगी जो बच्चों से संबंधित है, इसको याद रखना। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड के राइट्स की कन्वेंशन, संधि, जिसको हमारे द्वारा अडॉप्ट कब किया गया, ये आपसे अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो वो है 11 दिसंबर 1992 में। कहां से आई थी ये, कहां पर अडॉप्ट की गई थी? जनरल असेंबली से आई थी। जनरल असेंबली की हमारे द्वारा, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इसको ले लिया। लेकिन हमने देखो 1992 में ले लिया था इसे, लेकिन बाद में आपने देखा हो तो उसके बाद हमारे पास क्या एक्ट आए थे, चिल्ड्रन से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट आए ना, जेजे एक्ट आया था 2000 का। तो हमने उनके राइट्स को कहां पर डाला था? जेजे एक्ट में भी डाला था। फिर उसके बाद हमारे पास पॉक्सो एक्ट आया, तो पॉक्सो एक्ट में भी डाला, जैसे कि आपको दिख रहा है ना इसमें। वो क्यों डाले गए? क्योंकि बच्चों के राइट्स की तो बात कर रहे थे, तो उनके प्रोटेक्शन की बात की जाएगी। जैसे कि आपने अगर देखा हो तो आपको पता हो, सेक्शन नंबर 3 ऑफ जेज एक्ट कितने प्रिंसिपल बताता है? 16 प्रिंसिपल बताता है। वो 16 प्रिंसिपल्स के जो राइट्स है वो कहां से आए? यही तो था वो, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, कहां से आया? उनको चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, वो इन्हीं चीजों से आए। तो ये सारी बेसिकली जो चीजें हैं वो कहां से आपको पता चल रही हैं? इस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड से आपको मिली, जो जनरल असेंबली से आया था, यूनाइटेड नेशन की थी। चलो तो फिर अब इसको हम कल करते हैं, आज ओवर करते हैं इस क्लास को, ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक यू।